कृष्ण कुमार द्वारा लिखा गया क्या है, गांव की बच्चों की शिक्षा। तो गांव के बच्चों की शिक्षा के बारे में भी हम लोग पढ़े भी थे और आगे हम लोग पढ़ेंगे। इन्होंने बताए भी थे कि मंच पर देखा जाए अगर मंत्रियों को, तो ये लोग भी क्या हैं, समाज से ही चुन कर के आए हैं। ये सारा चीज़ पढ़ लिए थे और ये भी चीज़ जाने थे कि गांव के बच्चों की जो शिक्षा है, जो हम लोग की शिक्षा रहा, किस तरह से स्कूलों में जा कर के खाने पीने की व्यवस्था रहा और पढ़ाई लिखाई की क्या व्यवस्था रहा, और आज भी सभी लोगों के गाँवों की शिक्षा कैसा है, इस चीज़ को हमें बता सकता है लोग। तो हम लोग अपने अध्याय पर आते हैं और जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे पढ़ते हैं। बता रहे हैं लेखक कि आज इस धन का सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा के सबसे गैर जरूरी कामों पर खर्च हो रहा है। मतलब जो सरकार धन खर्च कर रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो देश को विकास करने के लिए, विकसित करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा दिया जा रहा है, उसका सबसे बड़ा हिस्सा शिक्षा के सबसे गैर जरूरी कामों पर खर्च कर रही है। यानी जो बिना काम के काम हैं उन चीज़ों पर सरकार जो है खर्च कर रही है। बड़े बड़े लोगों का आना जाना, बड़ी बड़ी गोष्ठियों में भाग लेना, बड़ी तादाद में लोगों का अपनी सलाह के लिए पैसे लेना, जिसको आज कंसल्टेंसी फीस कहा जाता है, इसी सब में ज़्यादातर पैसा खर्च हो जाता है और गिना चुना पैसा ही हमारे उन धूल धूसरित प्राथमिक शालाओं में पहुंचता है जहां कहा जाता है देश का भविष्य पल रहा है। मतलब एकदम जितना भी पैसा आता है राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ये सभी देश में प्राथमिक शाला यानी प्राथमिक विद्यालयों तक पहुंचते पहुंचते ऊपर के स्तरों पर ही सभी पैसे जो है खर्च हो जाते हैं और बहुत कम मात्रा में प्राथमिक शालाओं के पास पैसा पहुंचता है जहां कहा जाता है कि यह भविष्य का देश पल रहा है यहाँ पर। यानी प्राथमिक शाला से ही क्या होता है, किसी भी देश का जो भविष्य है वो पलता है। यानी कि जो शिक्षा की शुरुआत होता है, प्रारंभिक अवस्था होता है, वो प्राथमिक शालाओं पर होता है। लेकिन प्राथमिक शाला यानी प्राथमिक विद्यालयों में कोई भी सुविधा, कोई भी खर्च उस स्तर पर नहीं किया जा रहा है। इस पहलू पर पंचायतें तभी प्रश्न उठा पाएंगी जब वे अपने आप को तैयार करेंगी। जो प्रश्न कल तक सरल दिखता था वह आज बहुत जटिल हो चुका है। प्राथमिक शाला का शिक्षक इस प्रक्रिया का उतना ही मारा हुआ है जितना उत्पीड़ित वर्ग का वह बालक या बालिका जिसको स्कूल में दाखिला होते ही निकालने की तैयारी शुरू हो जाती है। असफलता के वे ढांचे हमारी प्राथमिक शिक्षा में पहले से ही विद्यमान हैं, जिनके रहते कोई बच्चा कक्षा 1, 2, 3 से गुजरते हुए बगैर अपमानित हुए आगे नहीं पढ़ सकता। आपको मालूम है कि 2/3 छात्र 8वीं तक पहुंचने के पहले ही शाला छोड़ देते हैं। यानी कि 2/3 बच्चा जो होता है सब पढ़ने वाला स्कूल में, तो 2/3 हिस्सा वो क्या हो जाता है, 8वां पास करने तक, 8वां तक जाते जाते सब स्कूल क्या कर देता है, छोड़ देता है, विद्यालय में नहीं पहुंच पाता है। देश के बहुत बड़े इलाके में इन बच्चों का अनुभव प्राथमिक शाला के शिक्षकों के अनुभव से भिन्न नहीं है। यद्यपि शाला की परिस्थितियों में शिक्षक ही बच्चे पर अत्याचार करता हुआ दिखाई देता है। सच्चाई यह है कि शिक्षक स्वयं अपेक्षा और तिरस्कार का मारा है। उसकी ट्रेनिंग और तैयारी उतनी ही लचर है जितनी उसकी हैसियत, मगर वह अपनी लड़ाई लड़ने की जगह बच्चे पर गुस्सा उतारता है। मतलब जो प्राथमिक जो शिक्षा है, जो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं, उन पर जो प्रेशर मिलता है, जो समस्या कठिनाई उनके सामने आती है, उसकी सामना करने के बजाय अपनी गुस्सा सब किस पर उतारता है, बच्चों पर, विद्यार्थियों पर उतारता है। तो ऐसा लेखक को लगता है
कि मुझे लगता है कि प्राथमिक शाला के शिक्षक के साथ चलकर शिक्षा की समस्याओं तथा उसकी लाचारी को समझना पंचायत प्रतिनिधियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह शिक्षा के कर्म का देश में अवमूल्यन हो रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। मतलब जिस तरह देश में शिक्षा जो कर्म है इसका अवमूल्यन हो रहा है, मतलब जिसका मूल्य क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, यह जो है छिपा हुआ नहीं है किसी से। कुछ प्रदेशों में आज खुलेआम शिक्षकों को 500 रुपये महीने का वेतन देकर मुक्त किया जा रहा है। यह वेतन अब 1200 रुपये किए जाने की संभावना है। मतलब जो 500 रुपया दिया जा रहा है अब कितना रुपया हो जा रहा है, 1200 रुपये हो जाने की संभावना है। अरे आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में पढ़ाना कितना आदरणीय बन सकेगा और किन परिस्थितियों में शिक्षक उन नौकरशाहों से जूझ सकेंगे जो हजारों रुपए पाकर केवल हुक्म चलाते हैं। यह एक पुरानी गुत्थी है। अगर आपको सुलझाना चाहते हैं तो प्राथमिक शाला के शिक्षक पर दोष आरोपण करने की जगह उसके साथ मिलकर उसकी मजबूरी और लाचारी को समझने का सिलसिला शुरू करना होगा। यानी कि उस पर हमें क्या करना चाहिए, दबाव नहीं डालना चाहिए, बल्कि उसके बदला में उसके साथ मिल करके उसकी समस्या को समझने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अरे आप उनकी स्थिति को कभी उनके दृष्टिकोण से देखेंगी तो एक ऐसा रास्ता खुलेगा जिसमें शिक्षक स्वयं संगठित होकर आपके साथ आएंगे। मतलब कैसा रास्ता खुलेगा, ऐसा रास्ता खुलेगा जिसमें शिक्षक क्या होंगे, स्वयं संगठित होकर आपके साथ आएंगे। शिक्षा को ताकतवर वर्गों की विचारधारा के प्रचार के रूप में इस्तेमाल करने की एक दूसरी परिधि है। इसके भीतर शिक्षा का सामाजिक चरित्र निर्धारित होता है। मतलब जो शिक्षक होता है तो शिक्षक के भीतर शिक्षा का क्या होता है, सामाजिक जो चरित्र होता है उसके अंदर निर्धारित होता है। आज जिस शिक्षा को फैलाने की बात की जा रही है उसके पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पाठ्य पुस्तकों पर गौर करें तो आप पाएंगे कि पाठ्यक्रम में कहीं भी ग्रामीण समाज की छवि नहीं है। यह पाठ्यक्रम पूरी तरह से समाज के शासक वर्गों के जीवन को प्रस्तुत करता है। इस शिक्षा के जरिए उन्हीं की जीवन शैली, विचार, सपने और अरमान हमारे बच्चों तक पहुंच जाते हैं और इसीलिए ऐसी परिस्थिति पैदा होती है कि कोई होशियार बच्चा गांव में नहीं टिक सकता। मतलब कि जो हमारे पाठ्य पुस्तक में पढ़ाया जाता है उसमें राजाओं, महाराजाओं, शासकों के जीवनी को ही पढ़ाया जाता है, जिसको पढ़ने के बाद कोई भी गांव का होशियार बच्चा जो है वो अपने गाँव में नहीं टिक सकता। अभी भी ऐसा ही होता है कि जो गांव के बच्चा पढ़ता लिखता है वो होशियारी की वजह से क्या करता है, गांव में नहीं टिकता है, यानी तुरंत गांव छोड़ करके कहाँ चला जाता है, शहरों में जा बसता है। करे कमारा लय की तरह उसको भी गांव छोड़कर शहर छोड़कर राजधानी तथा राजधानी छोड़कर विदेश जाना पड़ता है। मतलब जिस तरह से कमारा लय है कि पहले गांव में पढ़ा तो गांव के बाद शहरों में गया पढ़ने, शहरों के बाद फिर राजधानी में गया पढ़ने और फिर राजधानी से बाद विदेश जाने की तैयारी किया। ऐसा ही हाल किसी भी गांव के बच्चे का भी होता है। इस पाठ्यक्रम की छवि की विसंगतियों को गहराई से समझने पर आप पाएंगे कि विकास की जो प्रक्रिया 40-50 वर्षों में खास तौर पर
पिछले 30 वर्षों से चली है, उसका सबसे महत्वपूर्ण अंतर्विरोध शिक्षा में ही केंद्रित है। संभव है कि इस सभा में कहीं टिमरनी से आई साधना बहन बैठी हो। क्या बता रहे हैं? संभव है कि इस सभा में कहीं टिमरनी से आई साधना बहन बैठी हो, जिन्होंने कुछ समय पहले तक एक लेख लिखकर हरित क्रांति द्वारा प्रोत्साहित सोयाबीन की खेती के दुष्प्रभावों पर टिप्पणी की थी। उसके अनुसार हरित क्रांति का नाम पर जो प्रक्रिया 60 के दशक में शुरू हुई थी, उसके चलते एक तरफ गांव में गरीबी और विषमता बढ़ी है, तो दूसरी तरफ अमीर लोग पहले से अधिक अमीर हुए हैं। मतलब जो लोग अमीर थे वे लोग क्या हो गए हैं? और अधिक अमीर हो गए हैं। इस क्रांति की वजह से हमारे गांव की ज़मीनें बर्बाद हुई हैं। नई नई फसलें, जिनका हमारे देश की आबा हवा से कोई संबंध नहीं था, नकदी फसलों का प्रलोभन बताकर बोई गई। उन फसलों के बदौलत, जिनमें सोयाबीन प्रमुख है, देश की मिट्टी कई जगहों पर एकदम अनुर्वर होने की करीब पहुंच गई है। रासायनिक खाद और कीटनाशकों के प्रयोग से पानी और मिट्टी के विषैले होने का खतरा है। मतलब जो रासायनिक खाद डाला गया है, इसके कारण और कीटनाशक के प्रयोग से यहाँ की पानी और मिट्टी जो है क्या हो गया है? विषैला हो गया है। करें यदि हम पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण और समाज में समता के मूल्यों को स्थापित करने की बात नहीं करेंगे, तो शिक्षा इस विनाश को और भी तेजी से फैलाएगी। एक शिक्षक के नाते ऐसा कहते हुए आपके सामने मुझे कष्ट तो बहुत होता है, पर संकोच नहीं, क्योंकि आप ही शायद अब भारत में निर्णय प्रक्रिया की वह तह है जहां पर कोई नई बात कही जा सकती है। वरना ऊपर के स्तरों पर तो मंत्रियों की चाटुकारिता और विभागीय अफसरों के तलवे चाटने की प्रक्रिया में ही शिक्षा दर्शन खत्म हो जाता है। आज इस बात को आप ही नए सिरे और निचले स्तर से शुरू कर सकती हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो शिक्षा है, नेताओं की बड़ाई करने में क्या हो गया है? खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। क्या वजह है कि इतने बड़े पैमाने पर आज़ादी के बाद गांवों से विस्थापित हुआ, जिसकी सीधी सीधी मार बचपन पर पड़ी है? कहाँ पर? इसका सीधी सीधी जो मार है वो बचपन पर पड़ी है। क्या वजह है कि इस विकास प्रक्रिया का सबसे कम लाभ ग्रामीण जनता को मिला है, जो आज भी बार बार बजट में सब्सिडी की मांग करती है और इस सब्सिडी की बैसाखियों के सहारे ही जाती है? क्या वजह है कि 50 वर्षों के बाद भी आज़ादी के आंदोलन के दौरान उठा ग्राम स्वराज का नारा एक प्रवंचना बनकर रह गया है? इतना ही रहने